हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लखनपुर कहकर एक गांव में शांति अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती है। शांति विधवा होती है और वो अकेली घरों में जा जाकर काम करके अपनी बेटी पिंकी का पेट पालती है। शांति बहुत सुंदर मेहंदी भी बनाती है और वो पिंकी को भी कभी कभार सिखा दिया करती है। वाह माँ, आप तो बहुत ही सुंदर मेहंदी बनाती हो। धन्यवाद पिंकी बिटिया, लेकिन मेरा देखकर तू भी बहुत अच्छी मेहंदी बनाने लग गई है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। माँ, आप देखना, एक दिन मैं यूं ही मेहंदी बना बनाकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, हमारे गांव के बाजार में मेहंदी वाली काकी की तरह। भावड़ी पूछ, ऐसा नहीं कहते बेटा। तुम स्कूल में जाकर पढ़ाई लिखाई करती हो तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना है तुम्हें। हाँ माँ, मैं एक दिन पढ़ लिख कर अफसर जरूर बनूंगी। शांति खून पसीना एक करके खूब मेहनत करती है और पिंकी को गांव के अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजती है। एक दिन जब शांति काम करके घर लौट रही होती है तभी, आज काफी देर हो गई है मुझे, चलो इस छोटे रास्ते से ही जाती हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगी। पिंकी बेचारी भूखी बैठी होगी। उस छोटे रास्ते से जाने के लिए एक रेलवे की पटरी को पार करना पड़ता है और जब शांति रेलवे की पटरी पार करने जाती है तभी उसका पैर पटरी में फंस जाता है। मेरा पैर, अब मैं क्या करूं? कहीं ट्रेन आ गई तो? शांति अपने पैर को पटरी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकाल पाती और थोड़ी ही देर बाद वहां पर ट्रेन आने लगती है। लगता है मेरा जीवन यहीं तक है। अरे भगवान, मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे इस खूंखार दुनिया से बचा कर रखना। ट्रेन आकर शांति को कुचल कर चली जाती है और शांति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पिंकी अकेली पड़ जाती है। पिंकी के पास ना पैसे थे ना किसी का साथ। पैसे ना होने के कारण उसे घर मालिक घर से बाहर निकाल देता है और उसके बाद वो सड़क पर ही रहने लगती है। स्कूल फीस ना भरने के कारण अब तो वो पढ़ लिख भी नहीं पाती। अब मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो माँ? माँ, लौट आओ ना माँ। माँ, मैंने आपको कितना ढूंढा लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली माँ। रो रो कर पिंकी का हाल बेहाल हो चुका था, लेकिन उसे सांत्वना देने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अब रास्ते पर दर दर भटक कर लोगों से पैसे और खाने की भीख मांगती है। साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। मैडम, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो, या फिर पैसे ही दे दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चल हट यहाँ से, न जाने कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं ये गरीब गवार लोग। गटर की नाली में रहकर साफ सड़कों पर भीख मांगने आ जाते हैं। दूर हटो, दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन साहब मेरी बात तो सुनिए। कोई भी पिंकी की मदद करने को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन पिंकी जब जंगल में घूम रही होती है तभी पेड़ पर फल ढूंढते समय उसे एक मेहंदी का पेड़ दिखता है। वो मेहंदी के पत्ते तोड़ती है और उनका पेस्ट बनाकर मेहंदी के कोन तैयार करती है। इस मेहंदी के कोन से मैं अब दूसरों को मेहंदी लगा सकती हूँ और उनसे पैसे भी ले सकती हूँ। यही करूँगी मैं, इससे मैं 2 पैसे भी कमा सकूंगी और साथ ही अपना पेट भी भर पाऊंगी। पिंकी अब उन मेहंदी के पत्तों को पीस कर उनका पेस्ट बनाती है और ऐसे कई सारे मेहंदी के कोन्स तैयार करती है और फिर गांव के बाजार में जाकर बैठती है और थोड़ी ही देर में उसके पास एक लड़की आती है। ओए चटंकी, तुझे मेहंदी बनानी आती है? वो भी एकदम बढ़िया वाली। हाँ दीदी, आपको मेहंदी बनानी है तो मैं बनाकर दूंगी। एक बार मुझसे बनाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी पक्का। ठीक है, चल मुझे कुछ अच्छे डिजाइन वाली मेहंदी बनाकर दे, दोनों हाथों पर, आगे और पीछे दोनों साइड। हाँ ठीक है दीदी। पिंकी उस लड़की के हाथों पर मेहंदी बनाती है और उसकी डिजाइन देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत डिजाइन है, तुम कमाल हो पिंकी, ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद दीदी। पिंकी उन पैसों से उस रात कई दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाती है। ऐसे ही पिंकी के हाथ के बने खूबसूरत मेहंदी डिजाइन के चलते गांव की सारी महिलाएं पिंकी के पास ही मेहंदी बनवाने आने लगती हैं और इस तरह पिंकी अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और एक किराए के मकान में रहने लगती है। पिंकी की बढ़ती तरक्की को देख उस गांव की दूसरी मेहंदी वाली बेबो को उससे बहुत जलन होने लगती है।
ये जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। वो 2 टके की लड़की, वो मुझसे आगे नहीं जा सकती। मैं उससे उम्र में कितनी बड़ी हूँ और वो छोटी होकर भी मुझसे ज्यादा तरक्की कर रही है। इस गांव में सिर्फ इकलौती मैं ही मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। बेबो की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं तेरे रास्ते में कांटे बिछा कर ही मारूंगी पिंकी। बेबो मैं बेबो। बेबो छुपाकर चालाकी से पिंकी की मेहंदी के पेस्ट में एक ऐसी दवाई मिला देती है जिससे मेहंदी पेस्ट बहुत हानिकारक हो जाता है। अब इस दवाई से ये मेहंदी पेस्ट पूरी तरह जानलेवा हो चुका है, क्योंकि इस मेहंदी के पेस्ट से जब पिंकी लोगों के हाथों पर मेहंदी लगाएगी तब उनके हाथों में एलर्जी होगी और फिर सब एक साथ आकर पिंकी को छोड़ेंगे नहीं। और यही तो मैं चाहती हूँ पिंकी। तूने बेबू का रास्ता काट कर बहुत गलत किया है। बेबू में बेबू। पिंकी जब उसे मेहंदी के पेस्ट से लोगों को मेहंदी लगाती है तभी लोगों के हाथों पर एलर्जी होने लगती है और गांव की सभी औरतें इकट्ठा होकर पिंकी पर पथराव करती हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देती हैं। पिंकी रोते हुए जंगल की ओर चली जाती है। मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी मुझे गांव से बाहर निकाला गया। लेकिन अगर मेहंदी पेस्ट में मैंने कुछ नहीं मिलाया तो किसने मिलाया? कहीं गांव की दूसरी मेहंदी वाले बेबो ने तो नहीं किया। पिंकी को बेबो पर शक हो जाता है, इसलिए वो बेबो के घर पर जाती है और तब वो खिड़की से झांककर उसके घर पर वो दवाई देखती है। उस बेचारी पिंकी को मेरे कारण गांव से निकलना पड़ा, क्योंकि मैंने ही उसकी मेहंदी पेस्ट में ये जानलेवा दवाई मिलाई थी। लेकिन मैं करती भी क्या, वो मेरे रास्ते में आई थी, इसीलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। बेबो मैं बेबो। इसका मतलब बेबो दीदी ने मेरे साथ ऐसा किया? नहीं, मैं अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी और मैं बेबो दीदी का असली चेहरा पूरे गांव के सामने जरूर लाऊंगी। पिंकी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस संग बेबो के घर पहुंचती है और तभी तलाशी करने पर पुलिस को बेबो के घर पर वो छाले लाने वाली जानलेवा दवाई मिलती है। बेबो आखिरकार पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर ही देती है और तभी पुलिस बेबो को गिरफ्तार करके जेल में कैद कर देती है और उसके बाद पिंकी गांव में फिर से मेहंदी का कारोबार शुरू करती है। हमें माफ कर दो पिंकी, हमने सच जाने बगैर तुम्हें इतना परेशान किया और तुम पर पथराव किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम तुम्हारे यहाँ आकर ही हमेशा मेहंदी लगवाएंगे। हाँ पिंकी, हमें माफ कर दो। काकी जी, आप दोनों को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और आगे जाकर पिंकी एक बहुत बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बनती है। रूपचंद अपनी बीवी यामिनी के साथ गांव में ढाबा चलाता है। उसका ढाबा इतना मशहूर होता है क्योंकि गांव में और भी कई सारे ढाबे होते हैं। यामिनी और रूपचंद दोनों दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी फंटी को पढ़ाते लिखाते हैं और गांव के सबसे अच्छे स्कूल में भेजते हैं। यामिनी, आज भी हमारी कुछ खास कमाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा हमारा? मुझे तो बहुत चिंता सता रही है। जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फंटी का भी पढ़ाई का खर्चा है, आगे जाकर सब कुछ कैसे संभालूंगा मैं? फंटी को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खाना बनाने में ज्यादा रुचि होती है। वो हर रोज घर बैठे तरह तरह के डिशेस बनाती है। ये लो माँ पापा, मैंने आज पाव भाजी बनाई है, चेक कर देखिए कैसी बनी है। अरे वाह फंटी बिटिया, ये पाव भाजी तो एकदम कमाल की बनी है। अरे क्या कमाल की बनी है? तुम इसकी सराहना क्यों कर रही हो यामिनी? हाँ, ये लड़की बस दिन रात खाना बनाती रहती है। हम वहां खून पसीना एक करके इसके स्कूल की फीस के लिए पैसे जमा करते हैं और ये यहाँ किताबों की जगह करछी बेलन लेकर बैठी रहती है। लेकिन पापा, मुझे खाना बनाना पसंद है। मेरा सपना है कि मैं एक मास्टर शेफ बनूं। अरे क्या करोगी तुम मास्टर शेफ बनकर? चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना तुम्हारा बाहर आना जाना बंद कर दूंगा। खामखा मेरा खून मत खौलाओ। तेरे पापा सही कह रहे हैं फंटी, तू आज के बाद रसोई में कुछ नहीं पकाएगी, बस पढ़ाई करेगी। और अगर तू रसोई में दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? लेकिन माँ। अरे देख, लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना है मुझे। बेचारी फंटी को उसके पसंद के काम से अब दूर कर दिया जाता है और वो दिन रात बस पढ़ती ही रहती है। फंटी पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन उसे खाना बनाना ज्यादा पसंद था। उसके स्कूल में पढ़ने वाली पिंकी फंटी से खूब जलती थी क्योंकि फंटी हर एक काम में अव्वल थी। पिंकी के पापा प्रीतम लाल का भी गांव में एक ढाबा होता है। गली का कुत्ता कॉफी फंटी का बहुत अच्छा साथी होता है
और फंटी रोजाना कॉफी को बिस्किट्स खाने देती। ये लो कॉफी। सॉरी, आज मुझे ना आने में लेट हो गया। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, खा लो आप। कॉफी बड़ी खुशी से बिस्किट्स खाता है। रूपचंद का ढाबा दिन ब दिन लॉस में ही जा रहा था। ग्राहकों का आना बहुत कम होने लगता है, जिस कारण यामिनी और रूपचंद की चिंता पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। यामिनी, एक और महीना देखते हैं ढाबा चलाकर। अगर तब तक भी यही हाल रहा तो हमारे पास ढाबा बंद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाँ रूपचंद जी, आप सही कह रहे हैं। हमें मुनाफा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बस नुकसान पर नुकसान हुए जा रहा है। रूपचंद और यामिनी अब ढाबे पर ऑफर रखते हैं और ग्राहकों को अपने ढाबे में आने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास करते हैं, लेकिन हालातों में कुछ खास बदलाव नहीं होता और सब कुछ वैसे का वैसा ही होता है। एक दिन जब रूपचंद और यामिनी दोनों ढाबे से घर लौट रहे होते हैं, तभी उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों उस एक्सीडेंट के कारण अपने पैरों से अपाहिज हो जाते हैं। ये क्या हो गया आप दोनों को माँ पापा? न जाने क्या होगा अब हमारा। सब कुछ बर्बाद हो गया है फंटी बिटिया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। फंटी, तूने कुछ खाया? नहीं माँ, भूख नहीं है। माँ पापा, आप दोनों चिंता मत करो। मैंने फैसला ले लिया है कि अब ढाबा मैं चलाऊंगी और पैसे कमाकर आप दोनों की देखभाल भी करूंगी। लेकिन फंटी बिटिया। नहीं पापा, इस बार आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हो चुके हैं। पापा, इस दुनिया में जरूरी नहीं कि सब कुछ पढ़ लिख कर ही हासिल किया जाए। कुछ सपनों को हम अपनी कला और अपने अच्छे कर्मों से भी पूरा कर सकते हैं पापा। फंटी अगले दिन से ही रूपचंद के ढाबे पर खाना बनाने लगती है और पहले ही दिन वो अपनी कमाई की डिश पाव भाजी बनाती है। उस दिन ढाबे पर हमेशा की तरह इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं, लेकिन उन ग्राहकों को वो पाव भाजी बहुत पसंद आ जाती है। अरे वाह फंटी, तुम्हारे हाथों में जादू है। ये पाव भाजी तो बेमिसाल है, बोले तो एकदम झक्कास। अरे सच में ऐसी पाव भाजी तो कहीं नहीं मिलती। इतना बढ़िया स्वाद है इसका कि मेरे पास इसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। अरे धन्यवाद धन्यवाद। ये लीजिए काका आपके एक्स्ट्रा पाव, वो भी मक्खन लगाए हुए। धन्यवाद फंटी बेटा। उन इक्का दुक्का ग्राहकों के जरिए अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है कि फंटी के हाथ की बनी पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट है। इसके चलते अब गांव के सभी लोग फंटी के पास उसकी पाव भाजी खाने आने लगते हैं। जहां एक वक्त पर ढाबे के बाहर सिर्फ इक्का दुक्का ग्राहक ही होते, आज वहां पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। ये सब देखकर रूपचंद और यामिनी दोनों को बहुत खुशी महसूस होती है। फंटी बिटिया, मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कला का सम्मान नहीं किया। फंटी बिटिया, तुम तो हमसे भी ज्यादा होनहार और समझदार बन चुकी हो। भगवान तुम जैसी बेटी हर माँ बाप को दे, और साथ ही भगवान आप दोनों जैसे माँ बाप भी हर एक संतान को दे। फंटी के ढाबे की तरक्की के कारण फंटी की सहेली पिंकी के पापा प्रीतम लाल के ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। इस बात से पिंकी को बहुत गुस्सा आता है। उस रूपचंद की बेटी के आने के बाद पूरे गांव के ढाबे वालों की छुट्टी हो चुकी है। गांव में जिसे देखो बस उस फंटी की पाव भाजी के पीछे लट्टू हुए जा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए पापा, अब मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे लोग फंटी के पाव भाजी खाना बंद कर देंगे। लेकिन तुम ऐसा क्या करने जा रही हो पिंकी बिटिया? मैं उस फंटी के ढाबे में रात में चुपके से जाकर पाव भाजी मसाले में हानिकारक मिलावटी वाला पाउडर मिलाऊंगी और साथ ही उसके फ्रेश पाव को गंदे और सड़े हुए एक्सपायर्ड पाव से बदल दूंगी, जिसके चलते गांव वाले बीमार पड़ने लगेंगे और 2 दिन में फंटी का ढाबा बंद हो जाएगा। वाह वाह मेरी बेटी, ये तो तुमने बहुत ही मस्त प्लान बनाया है। हाँ पापा, अब बस ये प्लान काम कर जाए और उस फंटी की बच्ची की छुट्टी हो जाए इस गाँव से। रात के अंधेरे में पिंकी चुपके से फंटी के ढाबे के पास आती है और वो पाव भाजी के मसाले में मिलावट करने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर कॉफी आ जाता है और वो पिंकी को देखकर जोरों से भौंकने लगता है और पिंकी को काट देता है। इस चिल्लाहट से आधा मोहल्ला जाग जाता है और सबके सब वहां इकट्ठा हो जाते हैं और पिंकी मिलावट के सामान के साथ वहां पकड़ी जाती है। पिंकी, तुम मेरे ढाबे पर आकर मेरा पाव भाजी की सामग्री में मिलावट करने जा रही थी? हाँ? नहीं फंटी, वो तो मैं। अरे चुप रहो तुम, हम अच्छी तरह समझते हैं
प्रीतम लाल का ढाबा अब चल नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग बेचारी फुंटी के ढाबे का नामो निशान मिटाने के पीछे तुले हुए हैं। लेकिन तुम्हारे इन बुरे मंसूबों को हम गांव वाले सफल नहीं होने देंगे। उसके लिए आप लोगों की भी जरूरत नहीं है काका, क्योंकि मेरा कॉफी ही काफी है। कॉफी बहुत खूब मेरे शेर। देखो पिंकी, मैं तुम्हें इस बार तो माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो समझ लेना, तुम यहाँ अगर दिखी या तुमने फिर कोई चाल चलने की कोशिश की तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी। पिंकी डर के मारे वहां से चली जाती है और फंटी पाव भाजी बेच बेच कर अपने माता पिता का नाम रोशन करती है और जीवन में खूब आगे जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।